नमस्कार, मैं प्रांजल चंद्राकर। सीजी व्यापम वाला यूट्यूब चैनल के एडियो की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज आजीविका का दूसरा लेक्चर है। आज हम हरित क्रांति से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति का मतलब है खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल करके फसलों की पैदावार बढ़ाना। पहले किसान पारंपरिक तरीकों से खेती करते थे, जिससे फसल कम होती थी। लेकिन जब वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए, जैसे उन्नत बीज, एचवाईवी, रासायनिक खाद, कीटनाशक और आधुनिक सिंचाई तकनीकें, तब उत्पादन कई गुना बढ़ गया। दुनिया में हरित क्रांति कैसे शुरू हुई? हरित क्रांति की शुरुआत 1940 के दशक में मैक्सिको में हुई, जिसे नॉर्मन बोरलॉग नाम के वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया। बोरलॉग ने ऐसे बीज बनाए जो ज्यादा पैदावार देते थे और आसानी से खराब नहीं होते थे। इससे मैक्सिको में अनाज की बहुत अच्छी पैदावार होने लगी। 1960 और 1970 के दशक में यह तकनीक भारत और पाकिस्तान जैसे देशों में भी अपनाई गई, जिससे अनाज की पैदावार काफी बढ़ गई। इस तकनीक ने दुनिया में अनाज की कमी को दूर करने में बड़ी मदद की और इसे बहुत सफल माना गया। हरित क्रांति में योगदान देने के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। हरित क्रांति क्यों जरूरी थी? पहले किसान बारिश पर निर्भर रहते थे और फसलें कम होती थीं, जिससे कई देशों में भूखमरी बढ़ रही थी। हरित क्रांति ने इस समस्या को हल किया और लोगों को भरपूर अनाज मिलने लगा। इस क्रांति ने न केवल अनाज की पैदावार बढ़ाई, बल्कि दुनिया को भूखमरी से बचाने में भी अहम भूमिका निभाई। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में बहुत ज्यादा भूखमरी और खाद्यान्न की कमी थी। देश को दूसरे देशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 1966 तक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। उन्होंने ऐसी तकनीक अपनाई जिससे फसल की पैदावार बढ़ाई जा सके। कौन कौन सी फसलें उगाई गईं? हरित क्रांति के तहत गेहूं और धान, चावल की उन्नत किस्मों का इस्तेमाल किया गया, जिससे पहले से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। कहां कहां ज्यादा असर पड़ा? हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, क्योंकि वहां की जमीन उपजाऊ थी और सिंचाई की सुविधाएं भी अच्छी थीं। भारत में हरित क्रांति के प्रमुख नेता। हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए कई नेताओं और वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए उन्हें आसान भाषा में समझते हैं। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने किसानों को प्रेरित करने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे खेती और सैनिक दोनों को बढ़ावा मिला। इंदिरा गांधी, उन्होंने हरित क्रांति को पूरे देश में लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाए और इसे सफल बनाया। राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इस समय देश का नेतृत्व किया और खेती में सुधार के प्रयासों का समर्थन किया। कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम ने हरित क्रांति को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों को उन्नत बीज, खाद और सिंचाई सुविधाओं की मदद दी, जिससे फसल की पैदावार बढ़ी। हरित क्रांति सिर्फ वैज्ञानिकों का ही नहीं, बल्कि नेताओं का भी एक बड़ा प्रयास था। उनकी नीतियों और फैसलों ने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया और देश को भूखमरी से बचाया। हरित क्रांति के प्रमुख घटक। हरित क्रांति सफल कैसे हुई? इसके पीछे कुछ खास कारण घटक थे, जिनकी मदद से फसलों का उत्पादन बढ़ा। उन्नत बीज, एचवाईवी, हाई यील्डिंग वैरायटी। गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों के ऐसे बीज तैयार किए गए जो पहले से ज्यादा उपज देते थे। इससे कम समय में ज्यादा उत्पादन होने लगा। रासायनिक उर्वरक। मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए नाइट्रोजन N, फास्फोरस P और पोटाश K वाले उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया। इससे फसलें जल्दी और अच्छी तरह से बढ़ने लगीं। कीटनाशक और फफूंदनाशक। फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयों, कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। इससे पौधों का नुकसान कम हुआ
और अच्छी पैदावार हुई। आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ट्यूबवेल, नहरों और ड्रिप सिंचाई जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। इससे फसलों को जरूरत के अनुसार पानी मिलने लगा और खेती आसान हो गई। मशीनरी, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर जैसी मशीनों का उपयोग शुरू हुआ। इससे खेती का काम जल्दी और कम मेहनत में होने लगा। कर्ज और सब्सिडी, सरकार ने किसानों को बैंकों से कर्ज और सस्ते में खेती के लिए मदद, सब्सिडी दी। इससे गरीब किसान भी नई तकनीक अपनाने में सक्षम हुए। हरित क्रांति सिर्फ नए बीजों की वजह से सफल नहीं हुई, बल्कि नई तकनीक, खाद, सिंचाई, मशीनें और सरकारी मदद ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई। इससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। हरित क्रांति के लाभ और नुकसान। हरित क्रांति से खेती में बहुत बड़ा बदलाव आया। इससे कई फायदे हुए, लेकिन कुछ नुकसान भी हुए। आइए इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। हरित क्रांति के लाभ, फायदे। पहला, रोजगार के अवसर। खेती में नई तकनीक आने से लोगों को ज्यादा रोजगार मिला। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। 2, आर्थिक विकास। अधिक फसल उत्पादन से किसानों की आय बढ़ी। भारत का कृषि क्षेत्र मजबूत हुआ और देश की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। 3, कृषि उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के कारण गेहूं और धान जैसी फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ा। इससे भूखमरी कम हुई और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। हरित क्रांति के नकारात्मक परिणाम। नुकसान। 1, जल संकट। हरित क्रांति में ज्यादा फसल पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल हुआ। इससे कई क्षेत्रों में भूजल स्तर नीचे गिर गया और पानी की कमी हो गई। 2, पर्यावरणीय क्षति। ज्यादा उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम हुई। रसायनों से पानी और पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। 3, क्षेत्रीय असमानता। हरित क्रांति का फायदा सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों को मिला। देश के बाकी हिस्सों में किसानों को उतना लाभ नहीं हुआ, जिससे असमानता बढ़ी। हरित क्रांति ने भारत की कृषि और अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा पहुंचाया, लेकिन इसके लंबे समय तक चलने वाले कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अब हमें नई तकनीकों और पर्यावरण के अनुकूल कृषि पर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी की बचत हो और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। संतुलित खेती अपनाकर हम हरित क्रांति के फायदों को बनाए रख सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम, यह वही है। आप चाहे तो पॉज करके अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। द्वितीय हरित क्रांति। द्वितीय हरित क्रांति में प्रमुख नेता और उनकी भूमिका। पहला, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, 1998 से 2004 तक। उनके शासनकाल में द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा रखी गई, यानी खेती में और सुधार लाने की सोच बनाई गई। 2, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, 2004-2014। उन्होंने खेती में सुधार के लिए नई योजनाएं शुरू की, जिससे किसानों को फायदा हुआ और उत्पादन बढ़ा। 3, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, 2002 से 2007 और प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012। इनके कार्यकाल में कृषि के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सुधारों पर जोर दिया गया। 4, कृषि मंत्री शरद पवार, 2004 से 2014 तक। उन्होंने खेती को सुधारने और नई नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य सिर्फ अधिक अनाज पैदा करना नहीं था, बल्कि किसानों की आमदनी बढ़ाना, खेती को टिकाऊ बनाना और नई तकनीकों को अपनाना था। द्वितीय हरित क्रांति के प्रमुख घटक। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य खेती को और उन्नत बनाना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और नई तकनीकों को अपनाना था। अब इसे सरल भाषा में समझते हैं। एक, कृषि का विविधीकरण। सिर्फ गेहूं और चावल पर निर्भर रहने के बजाय फल सब्जी उगाना, मछली पालन और पशुपालन को बढ़ावा देना। इससे किसानों को अलग अलग स्रोतों से आमदनी मिलती है। 2, सूक्ष्म सिंचाई। पानी की बचत करने वाली तकनीकें जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, ताकि कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जा सके। 3, जैविक और टिकाऊ कृषि। खेती में कम रसायन और प्राकृतिक उर्वरकों जैसे गोबर खाद, जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है।
4 बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, नए प्रकार के बीजों, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल जो जलवायु के अनुसार ढल सकते हैं और अधिक उत्पादन देते हैं। 5 प्रसंस्करण और विपणन, गांवों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देना जिससे किसान अपनी फसलों से बने उत्पादों जैसे अचार, जूस, टमाटर सॉस को बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकें। 6 डिजिटल तकनीक का उपयोग, ई नैम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिससे किसान अपनी उपज को सीधे बाजार में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। 7 कृषि आरण लोन, छोटे और मध्यम किसानों को आसान कर्ज लोन मिलना ताकि वे बेहतर बीज, खाद और उपकरण खरीद सकें। 8 जलवायु संवेदनशील कृषि, ऐसे बीज और तकनीक अपनाना जो जलवायु परिवर्तन को सहन कर सकें और कम पानी या ज्यादा गर्मी में भी फसल अच्छी हो। इन सभी सुधारों का मकसद खेती को ज्यादा फायदेमंद बनाना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और कृषि को टिकाऊ बनाना है ताकि भविष्य में भी हम अच्छी फसलें उगा सकें। द्वितीय हरित क्रांति के प्रभाव और परिणाम। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य खेती को अधिक उन्नत और टिकाऊ बनाना था। इसके कई सकारात्मक, अच्छे और नकारात्मक, बुरे प्रभाव देखने को मिले। सकारात्मक परिणाम, फायदे, एक विविध फसल उत्पादन, किसान अब सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं बल्कि फल, सब्जी, मछली और दूध उत्पादन में भी लगे हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है। 2 छोटे किसानों को लाभ, सरकार की नई योजनाओं और तकनीकों से छोटे किसानों को भी खेती का फायदा मिलने लगा। 3 रोजगार के अवसर, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग, कृषि मशीनरी और डिजिटल मार्केटिंग के कारण गांवों में रोजगार के नए अवसर बढ़े। 4 निर्यात में वृद्धि, अब भारत चावल, गेहूं, फल, सब्जियां और मसाले विदेशों में निर्यात करता है जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। 5 कृषि की टिकाऊ पद्धति, जैविक खेती, ड्रिप सिंचाई और जलवायु अनुकूल फसलों के कारण खेती अधिक टिकाऊ, सस्टेनेबल बनी। नकारात्मक परिणाम, नुकसान, एक किसानों का आरण बढ़ना, नए बीज, खाद, मशीनों और तकनीक के लिए किसानों को ज्यादा कर्ज लेना पड़ा जिससे कई किसान कर्ज में डूब गए। 2 जीएम फसलों का विवाद, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएएम फसलों को लेकर लोगों और वैज्ञानिकों में बहस हुई कि यह सेहत और पर्यावरण के लिए सही है या नहीं। 3 पर्यावरणीय प्रभाव, ज्यादा उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है और पानी के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। 4 प्रभावित क्षेत्र, हरित क्रांति का पूरा लाभ कुछ ही राज्यों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहा जबकि अन्य राज्यों को कम फायदा हुआ। द्वितीय हरित क्रांति ने खेती को उन्नत और लाभदायक बनाया लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी सामने आईं। हमें तकनीक और पारंपरिक तरीकों का संतुलित उपयोग करना होगा ताकि खेती आगे भी फायदेमंद बनी रहे। भारत की प्रमुख कृषि संस्थाएं, भारत में खेती और किसानों की भलाई के लिए कई सरकारी संस्थाएं काम करती हैं। ये संस्थाएं किसानों की मदद, फसल उत्पादन, बीज आपूर्ति, खाद्य भंडारण और ग्रामीण विकास से जुड़ी होती हैं। आइए इन संस्थानों को सरल भाषा में समझते हैं। 1. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, नई दिल्ली। यह संस्थान नई नई खेती की तकनीकें और फसल सुधार से जुड़े शोध, रिसर्च करता है। यह किसानों को शिक्षा और खेती के नए तरीकों का प्रशिक्षण भी देता है। 2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, मुंबई, महाराष्ट्र। यह किसानों को लोन और वित्तीय सहायता, फंडिंग देता है ताकि वे अपने खेतों को और अच्छा बना सकें। ग्रामीण इलाकों में बैंक और सहकारी संस्थाओं को भी पैसा देता है ताकि गांवों में विकास हो सके। 3. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली। यह सरकार की कृषि योजनाएं बनाता और चलाता है जिससे किसानों को फायदा हो। यह MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी योजनाओं पर भी काम करता है ताकि किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिले। 4. भारतीय खाद्य निगम, FCI, नई दिल्ली। यह संस्थान किसानों से अनाज, गेहूं, चावल खरीदता है और इसे गोदामों में सुरक्षित रखता है। यह अनाज गरीबों को सस्ते में देने के लिए राशन प्रणाली PDS में भी सप्लाई करता है। 5. राष्ट्रीय बीज निगम, NSC, नई दिल्ली। यह बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और वितरण करता है
ताकि किसान अच्छी फसल उगा सकें। यह जैविक और हाइब्रिड बीजों पर भी काम करता है। 6. कृषि विज्ञान केंद्र केवीके आईसीआर के अंतर्गत नई दिल्ली। यह किसानों को खेती के नए तरीके सिखाने और तकनीकी मदद देने के लिए गांव-गांव में ट्रेनिंग देता है। इसमें खेती से जुड़े वैज्ञानिक किसानों को उनकी समस्याओं का हल बताते हैं। ये सभी संस्थाएं किसानों को आर्थिक, तकनीकी और शैक्षिक मदद देकर खेती को उन्नत बनाने का काम करती हैं। अगर किसान इन संस्थाओं की योजनाओं का सही इस्तेमाल करें तो उनकी आमदनी और उत्पादन दोनों बढ़ सकते हैं। 7. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान IASRI नई दिल्ली खेती से जुड़े आंकड़ों, डाटा को इकट्ठा करता है और उनका विश्लेषण करता है। यह तय करता है कि कौन सी फसल कहां अच्छी होगी और कितनी पैदावार होगी। 8. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB आनंद गुजरात भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने और डेयरी उद्योग के विकास के लिए काम करता है। ऑपरेशन फ्लड जैसी योजना इसी संस्थान ने शुरू की थी, जिससे भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। 9. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB गुड़गांव हरियाणा फलों, सब्जियों और फूलों की खेती को बढ़ावा देता है। बागवानी के लिए नए बीज, तकनीक और योजनाएं बनाता है। 10. भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT नई दिल्ली खेती में बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए काम करता है। नई और अच्छी किस्म की फसलें विकसित करने में मदद करता है। 11. भारतीय पशुपालन निगम NLPB नई दिल्ली पशुपालन को बढ़ावा देता है और दूध उत्पादन को बेहतर बनाता है। किसानों को अच्छी नस्ल के पशु उपलब्ध कराने में मदद करता है। 12. कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI मुंबई महाराष्ट्र कपास कॉटन के उत्पादन, व्यापार और कीमतों को नियंत्रित करता है। किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम दिलाने के लिए समर्थन मूल्य तय करता है। 13. भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली किसानों की उपज को सही तरीके से पैकिंग और प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचने लायक बनाता है, जैसे आलू से चिप्स, टमाटर से केचप बनाना। 14. भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR हैदराबाद तेलंगाना धान और चावल की खेती पर रिसर्च करता है और किसानों को अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराता है। यह देखता है कि चावल की खेती कैसे और अच्छी हो सकती है। 15. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान IISR लखनऊ उत्तर प्रदेश गन्ने की अच्छी फसल तैयार करने के लिए अनुसंधान करता है। गन्ने से चीनी और अन्य उत्पाद बनाने में किसानों की मदद करता है। ये सभी संस्थाएं किसानों की खेती, पशुपालन और फसल उत्पादन में मदद करने के लिए काम करती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य खेती को आधुनिक बनाना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाना है। भारतीय कृषि संस्थानों का विकास भारत में कृषि और इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग समय पर कई संस्थानों की स्थापना की गई। 1942 भारतीय कॉफी बोर्ड यह बोर्ड भारत में कॉफी की खेती और उसके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। 1947 भारतीय रबर बोर्ड यह रबर के उत्पादन और इसके व्यापार को सही ढंग से संचालित करने के लिए स्थापित किया गया। 1948 केंद्रीय रेशम बोर्ड यह संस्थान भारत में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। 1953 भारतीय चाय बोर्ड इसका काम भारत में चाय के उत्पादन, गुणवत्ता और व्यापार को बढ़ाना है। 1963 राष्ट्रीय बीज निगम यह संस्थान किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया। 1965 भारतीय खाद्य निगम FCI यह संगठन देश में अनाज के भंडारण और वितरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाया गया। 1965 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB यह भारत में दुग्ध उत्पादन और डेयरी उद्योग के विकास के लिए काम करता है। 1982 नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यह बैंक किसानों को वित्तीय सहायता और कृषि विकास के लिए योजनाएं बनाता है। 1986 APDA कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यह भारत के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया।
1994 राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल विकास बोर्ड। इसका मुख्य उद्देश्य तिलहन, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस जानकारी से क्या सीख सकते हैं? भारत में अलग अलग कृषि उत्पादों और उनकी प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए समय समय पर संस्थान बनाए गए। इन संस्थानों का मुख्य काम किसानों की सहायता करना, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाना और व्यापार को आसान बनाना है। नैबार्ड जैसे संस्थान किसानों को लोन और वित्तीय सहायता देते हैं, जिससे वे खेती को और बेहतर बना सकें। भारत में कृषि से जुड़े मुख्य संगठन और उनकी स्थापना। भारत में कृषि के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थान और संगठन बनाए गए हैं। ये संस्थान किसानों की मदद करते हैं और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता, उत्पादन और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR स्थान, नई दिल्ली, स्थापना 1929 क्या करता है? यह कृषि क्षेत्र में शोध, रिसर्च करता है, नए बीज, नई खेती की तकनीक और बेहतर फसलों पर काम करता है, किसानों को नई तकनीकों की जानकारी देता है। 2 भारतीय खाद्य निगम FCI स्थान, नई दिल्ली, स्थापना 1965 क्या करता है? यह किसानों से अनाज खरीदकर उसे सरकारी भंडार में रखता है, देश में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है, गरीबों को सस्ते में अनाज उपलब्ध कराने में मदद करता है। 3 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड स्थान, मुंबई, स्थापना 1982 क्या करता है? किसानों को खेती और पशुपालन के लिए लोन, ऋण देता है, ग्रामीण इलाकों में कृषि विकास के लिए योजनाएं बनाता है, सहकारी बैंकों को मदद करता है। 4 राष्ट्रीय बीज निगम NSC स्थान, नई दिल्ली, स्थापना 1960 क्या करता है? किसानों को अच्छे और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराता है, नई फसल किस्मों के बीज तैयार करता है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। 5 अपेडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण स्थान, नई दिल्ली, स्थापना 1986 क्या करता है? भारत के कृषि उत्पादों जैसे फल, सब्जियां, मसाले को विदेशों में निर्यात करने में मदद करता है। प्रोसेस्ड फूड जैसे पैक किया हुआ आम का पल्प, अचार, जूस का व्यापार बढ़ाता है। भारतीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को सुधारता है। 6 कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI स्थान, मुंबई, स्थापना 1970 क्या करता है? किसानों से उचित मूल्य पर कपास खरीदता है, कपास उद्योग को सहयोग करता है, किसानों को सही दाम दिलाने में मदद करता है। 7 भारतीय चाय बोर्ड स्थान, कोलकाता, स्थापना 1953 क्या करता है? भारत में चाय उत्पादन को बढ़ावा देता है, चाय की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है, चाय के निर्यात, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काम करता है। इस जानकारी से क्या सीख सकते हैं? सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग संस्थान बनाए हैं। इन संस्थानों का काम किसानों की मदद करना, उनके उत्पादों की मार्केटिंग करना और खेती को उन्नत बनाना है। नैबार्ड जैसे बैंक किसानों को लोन देते हैं, जबकि अपेडा कृषि उत्पादों को विदेशों में बेचने में मदद करता है। अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए। 8 भारतीय कॉफी बोर्ड स्थान, बेंगलुरु, स्थापना 1942 क्या करता है? भारत में कॉफी उत्पादन को बढ़ावा देता है, कॉफी किसानों को सही कीमत दिलाने में मदद करता है, भारत की कॉफी को विदेशों में निर्यात करने में सहायता करता है। 9 भारतीय रबर बोर्ड स्थान, कोट्टायम, केरल, स्थापना 1947 क्या करता है? देश में रबर उत्पादन को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता सुधारने का काम करता है। रबर किसानों को नई तकनीक और सहायता प्रदान करता है, रबर उद्योग को सही दिशा में विकसित करने में मदद करता है। 10 भारतीय मसाला बोर्ड स्थान, कोच्चि, केरल, स्थापना 1987 क्या करता है? भारतीय मसालों का उत्पादन, गुणवत्ता और निर्यात, एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद करता है, किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले मसाले उगाने के लिए सहायता देता है, भारतीय मसालों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करता है। 11 कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP स्थान, नई दिल्ली, स्थापना
1965 क्या करता है? यह सरकार को बताता है कि किन फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना होना चाहिए। किसानों को सही दाम मिले, इसके लिए काम करता है। फसलों की लागत और उनकी कीमत का विश्लेषण करता है। 12 केंद्रीय रेशम बोर्ड, स्थान बेंगलुरु, स्थापना 1948 क्या करता है? यह रेशम सिल्क उत्पादन को बढ़ावा देता है। रेशम उद्योग से जुड़े किसानों को नई तकनीक और प्रशिक्षण देता है। भारत के रेशम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में मदद करता है। 13 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी, स्थान आनंद, गुजरात, स्थापना 1965 क्या करता है? दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाता है। ऑपरेशन फ्लड जैसी योजनाओं के जरिए भारत को दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया। डेयरी किसानों को उचित मूल्य और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराता है। 14 भारतीय जूट निगम जेसीआई, स्थान कोलकाता, स्थापना 1971 क्या करता है? झूठ किसानों से झूठ खरीदकर उन्हें सही दाम दिलाता है। झूठ उद्योग को विकसित करने में मदद करता है। झूठ से बने उत्पादों को प्रमोट करता है। 15 राष्ट्रीय तिलहन और पाम ऑयल विकास बोर्ड, स्थान गाजियाबाद, स्थापना 1994 क्या करता है? तिलहन जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और पाम ऑयल के उत्पादन को बढ़ावा देता है। भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करता है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और खेती की आधुनिक तकनीक प्रदान करता है। ये सभी बोर्ड और संगठन क्या करते हैं? ये भारत में कृषि और किसानों के हित में काम कर रहे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुधारना, किसानों को सही दाम दिलाना और भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाना है। अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ एनएफईडी, एनआईएफआईडी क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो किसानों के कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले और बाजार में कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव न हो। मुख्यालय और स्थापना। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1958। नेफेड का उद्देश्य किसानों से फसल खरीदकर उन्हें उचित दाम दिलाना। कृषि उत्पादों की मार्केटिंग, विपणन, वितरण और निर्यात को बढ़ावा देना। बाजार में कीमतों को स्थिर बनाए रखना ताकि किसानों को नुकसान न हो। जरूरत पड़ने पर बफर स्टॉक जैसे दालें और तिलहन बनाकर रखना ताकि जब बाजार में किसी चीज की कमी हो तो उसे निकाला जा सके। एनएफिड किन चीजों पर काम करता है? दालें, तिलहन, मसाले और फल। इनका सही दाम दिलाने में मदद करता है। बफर स्टॉक बनाना, अगर किसी चीज की कमी हो जाए तो सरकार इसे किसानों से खरीदकर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करती है। मूल्य समर्थन योजना एमएसपी। सरकार जब किसानों की फसलों को तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदती है तो नाफेड इसमें मदद करता है। निर्यात और आयात, भारत के कृषि उत्पादों को विदेशों में भेजना और जरूरत पड़ने पर अन्य देशों से मंगवाना। सीधे शब्दों में कहें तो एनआईएफएड एक ऐसा संगठन है जो किसानों को सही दाम दिलाने, बाजार में स्थिरता बनाए रखने और कृषि उत्पादों की मार्केटिंग में मदद करता है। यह किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है ताकि उनकी मेहनत की फसल वाजिब कीमत पर बिके और वे आर्थिक रूप से मजबूत बने। अगर आपको नेफेडी से जुड़ा कोई और सवाल है तो बेझिझक पूछें। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ ट्राइफेड, टीआरआईएफआईडी क्या है? टीआरआईएफआईडी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का एक संगठन है जो आदिवासी जनजातीय समुदायों की आर्थिक मदद करता है। यह उनके द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट्स और वन उत्पादों, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को बाजार में बेचने में सहायता करता है ताकि उन्हें अच्छा मुनाफा मिल सके। मुख्यालय और स्थापना। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1967। ट्राइफेड का उद्देश्य आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। वन उत्पादों
जैसे शहद, लाख, महुआ, तेंदुपत्ता आदि का सही दाम दिलाना, जनजातीय हस्तशिल्प, हाथ से बनी चीजें को बड़े बाजारों तक पहुंचाना, आदिवासी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी कला व संसाधनों को बढ़ावा देना। ट्रिफेड के मुख्य कार्य: वन धन योजना, वानधन योजना। यह योजना आदिवासी लोगों के लिए शुरू की गई है, जिससे वे जंगल में मिलने वाले उत्पादों जैसे जड़ी बूटियां, शहद, बांस, लाख आदि को बेचकर अच्छी कमाई कर सकें। ट्राइब्स इंडिया, यह ट्राइफेड का एक ब्रांड है, जिसके माध्यम से जनजातीय समुदायों के हस्तशिल्प और उत्पादों को ऑनलाइन और बड़े शहरों में बेचा जाता है। जनजातीय उत्पादों का प्रचार: TRIFAD आदिवासी कलाकारों द्वारा बनाए गए कपड़े, गहने, लकड़ी की नक्काशी, बांस के उत्पाद और अन्य सामानों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो TRIFAD एक ऐसा संगठन है जो आदिवासी लोगों की मेहनत और कला को सही कीमत पर बेचने में मदद करता है। इससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बनते हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार आता है। यह जनजातीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको ट्रेफेड से जुड़ा कोई और सवाल है तो बेझिझक पूछें। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। MSP क्या है? MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत होती है जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए निश्चित रूप से देती है। मतलब अगर बाजार में फसल के दाम गिर भी जाए तो भी सरकार उस फसल को MSP पर खरीदकर किसानों को नुकसान से बचाती है। कब और क्यों शुरू किया गया? MSP की शुरुआत 1966 से 1967 में हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को उनकी फसल की लागत से अधिक दाम दिलाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना। MSP क्यों जरूरी है? किसानों को गारंटी कीमत मिलती है, जिससे उन्हें घाटे की चिंता नहीं रहती। बाजार में फसल के दाम बहुत कम होने पर भी किसान को नुकसान नहीं होता। कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है क्योंकि किसान निश्चिंत होकर खेती कर सकते हैं। देश में खाद्यान्न भंडार मजबूत होता है, जिससे खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। MSP तय कैसे होता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP नाम की एक संस्था सरकार को MSP तय करने की सिफारिश करती है। CACP फसल की लागत, मजदूरी, बाजार मूल्य और किसानों के लाभ को ध्यान में रखते हुए MSP तय करता है। सरकार इसे मंजूरी देती है और फिर किसानों को MSP पर उनकी फसल बेचने का मौका मिलता है। किन फसलों पर MSP मिलता है? MSP मुख्य रूप से 23 फसलों पर मिलता है, जिनमें ये प्रमुख हैं: अनाज, गेहूं, धान, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का दलहन, अरहर, तूर, मूंग, मसूर तिलहन, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली। अन्य फसलें, कपास, गन्ना। MSP की कुछ चुनौतियां: सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलता क्योंकि कई जगह सरकारी खरीद व्यवस्था सही से काम नहीं करती। बिचौलिए और भ्रष्टाचार के कारण MSP का सही फायदा किसानों तक नहीं पहुंच पाता। MSP पर खरीद सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित रहती है, जिससे बाकी राज्यों के किसान नुकसान में रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो MSP किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच, सेफ्टी नेट है। अगर बाजार में फसल के दाम गिर भी जाए तो भी सरकार उनकी फसल एक तय न्यूनतम कीमत पर खरीद लेती है। यह किसानों की आर्थिक सुरक्षा और खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इसका सही लाभ तभी मिलेगा जब यह हर किसान तक पहुंचे। MSP में क्या बदलाव हुआ? गेहूं, व्हीट 150 रुपये बढ़ाया गया, अब 2275 रुपये मिलेगा। धान, पैडी 117 रुपये की बढ़ोतरी, सामान्य ग्रेड का 2300 और ग्रेड A का 2320 रुपये। इस बार सबसे ज्यादा 550 रुपये की बढ़ोतरी, अब 7550 रुपये मिलेगा। अधिक मुनाफा, जिन फसलों का MSP बढ़ा है किसानों को उनका बेहतर दाम मिलेगा। गेहूं और धान की खेती करने वालों को फायदा, MSP बढ़ने से उनकी आमदनी बढ़ेगी। अरहर, तूर दाल उगाने वालों को सबसे ज्यादा फायदा क्योंकि इसका दाम 550 रुपये बढ़ा है। कपास किसानों को राहत, कपास की कीमत में 501 रुपये की वृद्धि हुई है।
कुछ महत्वपूर्ण बातें। मसब बढ़ाने से किसानों को अधिक लाभ तो मिलेगा, लेकिन सरकारी खरीद सही तरीके से होनी जरूरी है। सभी फसलों का मसब नहीं बढ़ा, इसलिए जिन फसलों के दाम स्थिर हैं, उनके किसान प्रभावित हो सकते हैं। छोटे किसानों तक एमएसपी का फायदा सही से पहुंचे, ये सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। एमएसपी बढ़ने से गेहूं, धान, अरहर और कपास के किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि बाकी फसलों के दाम स्थिर रहने से उन किसानों को उतना लाभ नहीं होगा। एमएसपी सिर्फ एक गारंटी है, लेकिन असली फायदा तभी होगा जब सरकार सही समय पर खरीदारी करे और किसानों तक इसका लाभ पहुंचे। खरीफ और रबी फसलें एमएसपी कब घोषित होता है? खरीफ फसलें बारिश के मौसम जून से सितंबर में उगाई जाती हैं और इनका एमएसपी जून में घोषित किया जाता है। उदाहरण: धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंगफली, कपास आदि। रबी फसलें सर्दियों अक्टूबर से मार्च में उगाई जाती हैं और इनका एमएसपी अक्टूबर में अपडेट किया जाता है। उदाहरण: गेहूं, चना आदि। कुछ फसलों की बढ़ोतरी राशि उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके पिछले साल के आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए। यह तालिका सिर्फ प्रमुख फसलों को दिखाती है, जबकि सरकार कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। अगर किसी अन्य फसल की जानकारी चाहिए तो बता सकते हैं। एमएसपी से किसानों को क्या फायदा? कीमत की गारंटी। किसान को न्यूनतम दाम मिलेगा, जिससे घाटे का खतरा कम होगा। बाजार में स्थिरता। एमएसपी होने से अचानक दाम गिरने पर भी किसानों को सुरक्षित आय मिलती है। रबी और खरीफ की प्रमुख फसलों का फायदा इस साल गेहूं, धान, अरहर और कपास जैसी फसलों का एमएसपी बढ़ा है, जिससे इनकी खेती करने वाले किसानों को ज्यादा मुनाफा होगा। एमएसपी से जुड़ी चुनौतियां। सभी किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिलता। कई जगहों पर सरकारी खरीद की व्यवस्था कमजोर होती है। सिर्फ कुछ फसलों पर एमएसपी लागू होता है। सरकार 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, लेकिन ज्यादातर सरकारी खरीद गेहूं और धान पर केंद्रित रहती है। खरीद प्रक्रिया में देरी। कई बार मंडियों में समय पर खरीद न होने से किसानों को दिक्कत होती है। निष्कर्ष: इस साल गेहूं, धान, अरहर और कपास जैसी फसलों के किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा। एमएसपी का असली फायदा तभी होगा जब सभी किसानों तक यह सुविधा पहुंचे और सरकारी खरीद सुचारू रूप से हो। आगे के टॉपिक्स को अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ीश।